लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे। राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, हाँ। और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो कि मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। मैं तो यही कह रहा था कि साहब देखिए, अग्निवीर से तो हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। हम तो सारा, आधे तो लद्दाखी बेचारे लड़के फौज में हैं एंड दे आर द बेस्ट फाइटर्स हाई एल्टीट्यूड के लिए। वो तो बॉर्न एंड, उनको कोई एक्लेमेटाइजेशन की जरूरत नहीं। तो आप उनकी रोजी रोटी अगर थोड़ा ढीली पड़ रही तो फिर तो चू चू तो होगी ही साहब। वो कह रहे हैं कि साहब देखो नेपाल के लोग नहीं आ रहे क्योंकि अग्निवीर स्कीम, उनको भी इससे फर्क पड़ा है। सो अब यहाँ एक सोच कि साहब हमने बोला अग्निवीर कोई खिलाफ उसके बात ना करे, कुछ ना करे। आई थिंक दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आई थिंक द अप्रोच इज टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड सी, अगर दुख दर्द है कहीं, वो भी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में, इट शुड बी अटेंडेड टू एज फास्ट एज पॉसिबल। सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था जिसके ऊपर बातचीत हमने करनी थी। भारत में भी जैन जी को लेकर बहुत चर्चा है सर। लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और भी कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि जैन जी अब खुलकर विरोध करने लगे हैं। अगर पेपर लीक हो रहा है, पेपर बिक रहे हैं, अगर रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, तो जैन जी का गुस्सा अब दिखने लगा है। मैंने जैन जी का जिक्र किया तो किसी ने कहा कि भारत तो उन देशों में है जहां पर जैन जी आजादी से पहले से ही एक्टिव रहा है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह जो थे हमारे पहले जैन जी थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो हमारे जैन जी थे, बोला, जिन्होंने आजादी दिलाई। तो ये मत कहिए कि भारत में जैन जी नहीं है। भारत तो उन देशों में शामिल है जिसने दुनिया को बताया कि जैन जी सत्ता बदल सकते हैं। सर देखिए राजेश जी, आपने जहां मैं जाना चाहता था वहां अपने आप ही ले गए। देखिए, अंग्रेजों के टाइम में भारत में आंदोलन चलता था जिसको हम स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। और उस आंदोलन में क्या होता था कि सुधार में और आंदोलन में एक तरह का डायलेक्टिकल रिलेशन है। अगर आप आंदोलन करोगे तो सुधार होंगे, सुधार होने में आंदोलन फिर मजबूत होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन। इसलिए किसी भी वो तो कॉलोनियल पीरियड की बात है, लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें रेजिस्टेंस मूवमेंट होते हैं, वो शासन व्यवस्था के सुचारू चलाने के लिए या एक मीनिंगफुल रिफॉर्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई आंदोलन नहीं चलता है, आंदोलनों को दबा दिया जाता है, तो वो वैसा ही हो जाता है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी जा रही है। क्योंकि आंदोलन होते हैं वो ब्रेक करके लगा के गाड़ी को सही दिशा में ले जाते हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस आंदोलन होना प्रजातंत्र का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन वो वायलेंट नहीं होने चाहिए, पीसफुल तरीके से आंदोलन होने चाहिए, जिससे नीतियों में सुधार होगा। सरकार पे एक तरह का कंट्रोल तो नहीं कहूंगा मैं, सरकार को डायरेक्शन मिलेगी तो और रिफॉर्म होगा, रिफॉर्म होगा तो फिर प्रजातंत्र और मजबूत होगा। तो उसमें सिटीजन मजबूत होता है। हमें स्टेट को पावरफुल नहीं बनाना है, हमें स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पावरफुल हमें सिटीजन को बनाना है अगर प्रजातंत्र को हम चाहते हैं। तो हमारा नागरिक है, व्यक्ति है, वो शक्तिशाली होना चाहिए, वो एम्पावर्ड होना चाहिए। स्टेट के पास पावर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके पास एक लंबा तजुर्बा है। हम देख रहे हैं कि अगर किसान आंदोलन के लिए आए तो उन्हें खालिस्तान नहीं बोल दिया गया। अगर अग्निवीर स्कीम से नाराज युवा सड़कों पे उतरे, उनको देशद्रोही करार दे दिया गया। वैसे ही आज हम देख रहे हैं अगर जो भी सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के खिलाफ बात करता है, तो वो देशद्रोही साबित कर दिया जाता है उसको। अच्छा उदाहरण हम सोनम वांगचुक का ले सकते हैं, जो कल तक मीडिया के बहुत प्यारे थे, मीडिया जमकर उनकी तारीफ करता था। सोनम वांगचुक ने ये कर दिया, सोनम वांगचुक ने ये कर दिया, लेकिन आज मीडिया कह रहा है कि वो देशद्रोही थे, वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से मिलकर वो
लद्दाख में हिंसा भड़का रहे थे, वो अपने आप तो चले नहीं गए, भारत सरकार से परमिशन लेकर ही वहां पर गए और अचानक से एनआईए एक्टिव हो गया, ईडी एक्टिव हो गई कि इनके पास इतना पैसा आ गया। अरे आज ही थोड़ी पैसा आया, वो पहले से पैसा आ रहा था, तब आप कहां पर सोए हुए थे? देखिए देखिए राजेश जी, कोई अगर इलिसिट एक्टिविटी है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, फॉरेन मनी आ रही है भारत को डिस्टेबलाइज करने का, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, डिटेक्ट होनी चाहिए, स्कैनिंग होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ राजनीतिक एक संस्कृति बन रही है, भाषा का जो लेवल है यूज करने का, बेसलेस भाषा यूज करना या अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, और वो बहुत ही टॉप लीडरशिप तक पहुंच गई है। ऐसी संस्कृति भारत में नहीं रही है। अपोजिशन पहले भी होता था, रूलिंग पार्टी पहले भी होती थी, लेकिन उनमें जो हार्मनी होती थी, जब वो संसद के या पार्लियामेंट के वहां के चाय पीने के लिए जाते थे तो आपस में एंटरटेन करते थे, वो इतना खटास नहीं होता था, एक दूसरे से जो होस्टाइल एटीट्यूड है उस तरह का नहीं होना था। ये भारतीय संस्कृति के लिए या प्रजातांत्रिक संस्कृति के लिए अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि भाषा में हमें बहुत सोच समझ के, और जो हम बिना फैक्ट को वेरीफाई किए कोई किसी पे आरोप लगा देना, और वो जिम्मेदार लोगों द्वारा जिनका मायना रखता है राजनीति में, जो स्टैंडिंग रखते हैं, अगर वो लगाते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें आती हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सी चीजें आती हैं, उनका कोई आधार नहीं होता, तो वो तो है ना, चल जाता है। लेकिन जिसको हम सेलिब्रिटी मान के चलते हैं, जिनको रहनुमा मान के चलते हैं, अगर उनकी तरफ से कोई चीज आती है, अगर मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है फिल्म इंडस्ट्री का और वो जर्दे का प्रचार करता है, तो आपको कैसा लगेगा, या अल्कोहल का प्रचार करता है तो कैसा लगेगा। लेकिन हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, केवल पॉलिटिक्स वाले नहीं, जितने सेलिब्रिटीज हैं, वो मुझे लगता है कि जो जनता का ट्रस्ट है या फॉलोवर्स का ट्रस्ट और फेथ है, उसके साथ बिट्रे कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भाषा आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तानी कह देना, देशद्रोही कह देना, बिना किसी बेस के, क्योंकि उसके लिए एक सिस्टम है, व्यवस्था है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, देशद्रोही होगा निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा बस यही सवाल है कि जो पॉलिटिकल आंदोलन कर दे, जो सरकार से सवाल पूछ ले, वो उसके बाद ही क्यों होता है? पहले भी तो हो सकता था। अगर वांगचुक का ही हम उदाहरण ले लें, तो जब ये लद्दाख में जंजी सड़कों पे उतरा, उन्होंने विरोध किया, बीजेपी के ऑफिस पे हमला किया, उसके बाद वो ईडी भी एक्टिव हुई, उन्हें देशद्रोही भी करार दे दिया गया, उनकी फंडिंग, उनका पाकिस्तान कनेक्शन। लेकिन उससे पहले क्या हमें पता नहीं था इन चीजों का, जो लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के बाद पता लगने लगा? दो कारण है सर। हाँ, दो कारण है। एक तो यह है कि हमारा मीडिया है वो कुछ चीजों को सेंसेशनलाइज करके टीआरपी गेन करना चाहता है, ये तो मीडिया की बात हुई। दूसरा, हमारे जो लीडर्स के फॉलोवर हैं वो ये एक्सेसिव लॉयल्टी दिखाने के लिए कि देखिए आपके अगेंस्ट में ये हुआ या आपके मंत्रालय के बारे में ये सवाल पूछा, हम आपके इतने लॉयल हैं कि उनको पहले से ही कॉर्नर कर रहे हैं, उनके विरुद्ध माहौल बना रहे हैं, उनके विरुद्ध ओपिनियन बना रहे हैं। तो वो एक्सेसिव लॉयल्टी दिखाने की कोशिश कर, वो लॉयल नहीं है लेकिन वो लॉयल्टी शो करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो जो फॉलोवर्स हैं वो इस तरह का एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, जो आप बता रहे हैं ना कि ये देशद्रोही है या पाकिस्तानी है या यहाँ अव्यवस्था फैलाना चाहता है या इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो फॉलोवर्स एक्सेसिव लॉयल्टी दिखाने के लिए, मीडिया टीआरपी के लिए, और दोनों का इंटरेस्ट मिल जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है और जन सामान्य में वो चीज आ जाती है। लेकिन ओवरऑल हमारी जनता है वो बहुत ही साइलेंटली वॉच करती है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, देखिए इमरजेंसी लगी थी 70s में, जनता चुपचाप सहन करती रही और उसके बाद जनता ने जो भी फिटिंग जवाब दिया। तो हमारा जो कलेक्टिव विजडम है जनता का, पॉलिटिकल पार्टीज का या पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स का छोड़ दीजिए, आज भी हमें इंडिया के जो कलेक्टिव विजडम है इंडियन पॉपुलेशन का, इंडियन जनता का, उस पर भरोसा रखना चाहिए। वो जो भी एक कदम आगे बढ़ने से तो नहीं, अगर एक्सट्रीम में जाता है तो उसको टाइमली भी फिटिंग हमारी जनता जवाब देती है जब भी अवसर मिलता है। तो हो सकता है अवसर मिलने में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल भी लग जाए, क्योंकि इमरजेंसी लगी तो इमीडिएटली जवाब नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव आया तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये होगा। लेकिन फिर चुनाव के बाद जो सत्ता में आए वो शासन चला नहीं पाए तो उसको वापस भी ले आए थे, जिसको ने डिस्प्लेस किया है।
तो हमारे कलेक्टिव विजडम है इंडिया का, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। और ये सब चीजें हैं, ये तो सुपरफिशियल चीजें हैं, ये आती रहती हैं पर्सनल गेन के लिए, मीडिया का पर्सनल गेन या फॉलोवर्स का पर्सनल गेन, और उससे वो कुछ गेन करना चाहते हैं। तो ये तो सेल्फ इंटरेस्ट वाला एटीट्यूड है। जी राजेश, चलिए देखना होगा, लेकिन बॉर्डरिंग स्टेट में बहुत ज्यादा हलचल है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें, लद्दाख की बात हम कर लें, और चाहे उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जो बॉर्डरिंग स्टेट है हमारे, वहां पर काफी हलचल है और शायद एक चिंता का बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन देहरादून में भी कुछ है, देहरादून में भी कुछ हो रहा है। जी वही, उत्तराखंड में काफी बच्चे पेपर लीक से बहुत नाराज हैं बच्चे कि हम हजारों खर्च कर रहे हैं, जमीन बेचकर हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार खामोशी बांध लेती है। तो बच्चों की नाराजगी है। मैंने इसलिए हमेशा कहता हूं कि युवा को रोजगार चाहिए। अगर आप इनको रोजगार नहीं देंगे तो ये आपके लिए आने वाले वक्त में टेंशन पैदा करेंगे। लेकिन शुक्रिया कुलदीप सिंह जी। देखिए राजेश जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में आए थे तब ये कहा था कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस में दूंगा। वो तो मुझे लगता है कि वो गवर्नेंस अभी भी चालू है, अभी गवर्नेंस पूरी नहीं हुई है उनकी। जो मोर गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है वो अभी भी मुझे लगता है कहीं कहीं वीक है। जी राजेश, बहुत बहुत लंबा वक्त है सर, उसके लिए भी चलिए क्या इस पे मैं कहूं, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू सर।